फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा लास्ट डिस्कशन क्या हुआ था, हमने क्या एनालिसिस किया था और आगे कैसे काम करना है। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने ये जो यहाँ फॉर्मेशन बनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि यहाँ पे दो हैमर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे बना था। तो कुछ लोग बोल रहे थे उसको ट्वीजर बॉटम, डबल हैमर, इस टाइप के बहुत सारे एनालिसिस लोग यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये दोनों हैमर जो है इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इसमें। क्योंकि ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, जिनको ये डिस्कशन सुनने में इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो फॉरवर्ड करके एनालिसिस का पार्ट देख सकते हैं। हालांकि मुझे लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर करने में आप बड़ी कंजूसी करते हो, ठीक है। तो फिर भी एक दो लोगों ने कुछ कमेंट किया था, दे वांट टू लर्न, तो उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको एनालिसिस पार्ट चाहिए तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हो। तो मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा था, बिकॉज ये फॉर्मेशन की वजह से, फॉर्मेशन को एनालिसिस करना, उसके बारे में सीखना, कोई नई चीज़ ट्राई करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हमें सबको करना चाहिए। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कोई एक चीज़ पकड़ के बायस नहीं होना है हमने, ठीक है। जो चार्ट हमें बताता है वही हमने करना है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, चार्ट की सुनो, बाकी और किसी चीज़ की कुछ भी चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई टिप्सर की बात सुनो, ना कोई हिंट ले लो, ना कोई किसी का कोई सजेशन ले लो। आप खुद इंडिपेंडेंट बनो। जो चार्ट बोलता है चार्ट की बस देखो और चार्ट की बस सुनो, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कहीं किसी ने कुछ बोल दिया कि यार ये बुलिश फॉर्मेशन है, अब ये दो हैमर बॉटम में लग गए, दोनों का लो सेम है, तो यहाँ से मार्केट पता नहीं कितना पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, पोजीशन कैरी की थी। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो पोजीशन कैरी करने की ज़रूरत क्या है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ठीक है, सेलिंग की मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी जो होती है वो पोजिशनल होती है। सेलिंग एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो टाइम डीके का होता है, ओके। तो आप पोजीशन कैरी क्यों करते हो। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने डिफरेंस आपको इसलिए पूछा था क्योंकि दोनों हैमर में है, तो दोनों हैमर ही, लेकिन ये दोनों कैंडल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये दोनों कैंडल सेम होती तो मुझे बताइए, इस कैंडल के अंदर घुस के देखिएगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे बताइए कि क्या दोनों दिन का जो जितने भी स्विंग्स है, जो भी सेटअप है, क्या वो सेम है। अगर हैमर सेम होते तो आपको दोनों दिन का चार्ट सेम दिखाई देता, लेकिन क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए। अगर आप कैंडल को अच्छे से समझते हैं तो जो फर्स्ट डे की कैंडल जो थी, ठीक है, जो फर्स्ट डे की जो कैंडल थी वो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पर, ठीक है। ओपन होने के बाद ये कैंडल नीचे गई, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया था। ओपनिंग प्राइस के ऊपर उसको बायर्स लेके गए, ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के कैंडल के ऑलमोस्ट हाफ तक गए। यहाँ पे हाई लगाया और उसके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज कर दिया। ये पूरी कैंडल एक ग्रीन हैमर में बायर्स ने कन्वर्ट कर दी, ठीक है। अब दूसरे दिन जो कैंडल बनी थी उसका ओपन यहाँ पे हुआ था ऊपर, ठीक है। वहाँ से इतना नीचे तक सेलर्स उसको लेके आए थे, फिर यहाँ से प्रेशर लगा के ऊपर लेके आ गए, लेकिन इसको ग्रीन में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। यहाँ इसको सेलर्स ने क्लोज कराया। बन तो चुका है हैमर, लेकिन पहले वाले हैमर में आपको बायर्स जितने डोमिनेंट दिख रहे हैं उतने दूसरे वाले हैमर में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो इसमें सेलर्स भी मौजूद है, बायर्स भी मौजूद है। इसमें आप बोल सकते हो कि सिर्फ बायर्स डोमिनेंट है, लेकिन दूसरी वाली कैंडल में सेलर्स भी है, बायर्स भी है, और सेलर्स ने बीच में रोका है बायर्स को। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। अल्दो इट इज़ अ बुलिश कैंडल, ये हैमर है, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हो, यहाँ जब सेलर मौजूद है इस कैंडल में, तो क्या आप गारंटी दे सकते हो कि ये इसके बाद ऊपर ही जाएगा।
नहीं दे सकते। अब तो ये कल की कैंडल बन चुकी है, थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दी कैंडल ने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कैंडल अगर नहीं है तो सिर्फ ये दो कैंडल देख के क्या आप बता सकते हो कॉन्फिडेंटली कि कल ये 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा? नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसमें सेलर्स है। तो अगर ये गारंटी आप नहीं देते हो तो आप पोजीशन क्यों कैरी कर रहे हो? तो इसकी मैं साइकोलॉजी बताता हूँ क्यों पीपल पोजीशन कैरी करते हैं। उसको बोलते हैं होप ट्रेडिंग। ठीक है, होप ट्रेडिंग कि एक उम्मीद है, उम्मीद के सहारे ट्रेड कर रहे हैं लोग कि मैं इतने लॉट अगर कैरी करूंगा, क्वांटिटी कैरी करूंगा, और कल अगर बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो मुझे ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा और मुझे अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, चार्ट हमें वैसे कुछ नहीं बता रहा है पहले ही एडवांस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक उम्मीद के सहारे ट्रेडिंग कर रहे हो, और होप के सहारे, उम्मीद के सहारे ट्रेडिंग करना मतलब आप उसमें तुक्का लगा रहे हो, सट्टा खेल रहे हो। जो प्रॉपर टाइप सेटअप के ऊपर आप चार्ट देख के जो ट्रेडिंग करते हो वो एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है, वो एक सिस्टम है, एक उसके पीछे एक लॉजिक है आपका, ट्रेड लेने के पीछे एक रीजन है। तो वहां पे सक्सेस के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन आप अगर होप ट्रेडिंग करोगे, उम्मीद के सहारे आप एक ऑर्डर पंच करोगे, तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो आपका ट्रेड जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो प्लीज कृपया करके जो ऑप्शन बायर हैं वो पोजीशन कैरी करना छोड़ दीजिए। कैरी करना इज वेरी रिस्की थिंग। और फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा है, आपको कैरी करना ही है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 लॉट कैरी कर लो। रिस्क उतना ही लेना है, अगर होप के सहारे भी आपको काम करना है तो उतना ही रिस्क लेना है जितना लॉस आप बेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया बाद में कि यार कल तो मार्केट अभी ऊपर जाएगी, 600-700 पॉइंट तो कम से कम ऊपर जाएगी, मैंने 20 लॉट कैरी किए हैं, मैंने 25 लॉट कैरी किए हैं। और ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉट कैरी किए थे, मार्केट क्लोज तो ऊपर हो गया, लेकिन जो कैरी की थी पोजिशन उनका क्या हाल हुआ, चलो देखते हैं। ठीक है, आई विल टेक यू टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, और वहीं पे हम आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन कैरी कर रखी थी लोगों ने, जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई ना, पहले ऊपर गई फिर नीचे आ गई। पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप पोजीशन कैरी करते हो, सपोज आपने 250 रुपीज़ के प्रीमियम का अगर एक लॉट लिया है एंड उसको आपने 24 घंटा कैरी कर लिया, दूसरे दिन जब मार्केट खुलेगी, अगर मार्केट 50, 70, 80 पॉइंट भी अगर ऊपर खुलती है ना, तो आपको आपके ऑप्शन प्रीमियम में इतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। जो 250 का जो प्रीमियम है आपको 255, 260, 270 का मिलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वो भी कब, जब 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हो जाएगी। रीज़न बीइंग कि आपका प्रीमियम डीके उसमें बहुत सारा हो जाता है। अगर बिल्कुल 200, 250, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाती है तो फिर आपको 80, 100, 150 पॉइंट तक का आपको उसमें फायदा मिलेगा, लेकिन इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। तो अगर सिर्फ लक ट्राई करना है आपको, तो आप 20 स्लॉट 25 स्लॉट क्यों कैरी कर रहे हो? जिन लोगों ने यहाँ पे इतने लॉट्स कैरी किए थे, ये जो फर्स्ट हाफ में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है ना, इसमें इन्होंने बहुत सारा लॉस ले लिया। एक तो टाइम डिके, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई तो प्रीमियम फटाफट नीचे उतर गए थे। अगर किसी ने 250 का ले लिया है तो 150 के नीचे 100-150 पॉइंट का उसमें ड्रॉप हो चुका था प्रीमियम में। तो मुझे एक बात बताइए, इतनी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में आप अगर कैरी करोगे तो क्या ये लॉस आप देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि नहीं सेकंड हाफ में भी मार्केट ऊपर चली जाएगी? नहीं ना। तो क्यों पोजीशन कैरी करते हो? ठीक है, तो प्लीज़ पोजीशन वगैरह मत कैरी कीजिएगा, डिसिप्लिन के साथ लेवल टू लेवल काम कीजिएगा, तो जाके आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो सो मच सो फार अबाउट दैट हैमर फॉर्मेशन एंड डिसिप्लिन। ओके, लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग दैट ये जो ट्वीज़र बॉटम की जो बात कर रहे थे लोग, वो ट्वीज़र बॉटम होता क्या है, कौन सा फॉर्मेशन है वो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वीज़र बॉटम जो होता है उसमें अगर ये मार्केट नीचे आ रही है तो बॉटम के ऊपर पहले एक नेगेटिव कैंडल बनती है। ठीक है, और नेगेटिव कैंडल बनने के बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनती है यहाँ पे, और दोनों कैंडल का लो सेम होता है। दैट इज अ ट्वीज़र बॉटम। फिर वो कैंडल किसी भी टाइप की हो, वो मारूबुज हो, हरामी हो, कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन ये है कि फर्स्ट कैंडल जो है वो निगेटिव होनी चाहिए, दूसरी कैंडल पॉजिटिव होनी चाहिए, और दोनों का लो सेम होना चाहिए। ये बनेगा ट्वीज़र बॉटम। और ट्वीज़र टॉप इसके ठीक उल्टा होता है।
ये फर्स्ट कैंडल जो है ऊपर मार्केट जा रही है, फर्स्ट कैंडल जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सेकंड कैंडल निगेटिव होनी चाहिए और दोनों का जो हाई है वो सेम होना चाहिए। दिस इज ट्वीजर टॉप एंड दिस इज ट्वीजर बॉटम, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन बना था वो ट्वीजर बॉटम नहीं था, क्योंकि उसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश थी एंड सेकंड कैंडल बेरिश थी, ठीक है। एनीवे, सो मच सो फार अबाउट द हैमर्स। तो चलिए बात करते हैं कि हमने मंडे को किस तरीके से काम करना है। तो आज दोस्तों सैटरडे है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज शायद से एचडीएफसी बैंक के कुछ रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं, ओके। तो बैंकिंग सेक्टर में जब रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा। तो इस रिजल्ट के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड है कि मंडे के दिन मार्केट कहाँ पर काम कर सकता है, लेकिन बायस नहीं होना है। लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू ओपन एंड गिव अस अ इंडिकेशन, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर जो दिखता है उसके हिसाब से हम अभी प्लान करते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। हमारी बात क्या हुई थी कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम हमारे जो टारगेट्स हमने प्लान किए थे 380 से 430 तक का मैंने एक लेवल बोला था, और आप देख सकते हो मैंने लाइव मार्केट में ये चार्ट्स अपडेट एंड लेवल अपडेट्स किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहीं पे मैंने ये फॉर्मेशन बताया था, ये ट्रैप जोन है, ठीक है। अब ये ट्रैप जोन क्यों है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ से मार्केट जब नीचे आ गई और नीचे आने के बाद जब यहाँ पे होल्ड किया था मार्केट ने, तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम डीके बहुत हो जाता है। और ये ट्रैप जोन क्यों है कि ये तो अभी ऊपर जाने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ इतना मूवमेंट बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ दे दिया, लेकिन जब ये मूवमेंट नहीं था, जब इतना मार्केट ये नहीं बना था, तो क्या हमें पता था यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे फिर से 730 के लेवल को टच कर लेता, लेकिन कोई भी कैंडल कंफर्मेशन नहीं रहती। एक कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, एक यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, एक सपोर्ट ले रही है फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, और एक 40-50 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड है मार्केट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अगर आप एक डायरेक्शन पकड़ते हो कि नहीं ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है, तो मैं बाय में बैठता हूँ, फिर नीचे आती है फिर ऊपर आती है, आपका टाइम डे के बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो बहुत अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे मौके पे क्या करना है, ये जो ऐसे जोन्स होते हैं ना, इसको आइडेंटिफाई करना है और ऐसे जोन्स में ट्रेड नहीं करना है जहां पर ये छोटी सी रेंज बना के कंसोलिडेट करता है। अभी छोटी रेंज बना के कंसोलिडेशन करना एक अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि इस कंसोलिडेशन के बारे में वहां पर एक्यूमुलेट हो रही है प्राइस, तो या तो वहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या तो सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये रेंज ब्रेकआउट करने का वेट करना है, जिस साइड में ब्रेक करेगा वहाँ पे फुल पावर के साथ एक मोमेंटम आपको मिल सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी, ये एक ट्रायंगल बना था, नीचे की ट्रेंड लाइन थी, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था कि अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 40 to 180, अगर 40 to 180 के नीचे अगर निकल जाता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए आप, जैसे फर्स्ट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की मार्केट ने, फिर उसको रिटेस्ट किया, और जैसे ही 180 के लेवल को क्रॉस किया तो सीधा 40 to 440 तक 445 तक मार्केट ने यहाँ पे रैली दे दी थी। तो जिन लोगों ने ये फॉलो किया होगा, आई एम श्योर कि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है। सपोज अगर मंडे के दिन, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, और अगर यहीं 42, 380, 350, 300 to 400 के बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाती है जोन में, ठीक है, सॉरी 42 180 पकड़ लीजिए, 180 से ये 380, ये 200 पॉइंट में कहीं पर भी ओपन हो जाती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, सेल के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और 450 का जो लेवल है 42,450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है, आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो। फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, एक माइनर रिजेक्शन आपको मिल सकता है, दैट इज़ 42,530 से 550 का जो जोन है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। उसके बाद 42,630 to 650, और 630 to 650 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती तब तक बैंक निफ्टी पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रांगनेस बैंक निफ्टी दिखा सकती है अगर 630 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना रहे हैं तो आप 550 के आसपास थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, एंड जब ये 630 के आसपास चला जाएगा तो यहाँ पर आई विल रिकमेंड कि आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो आप क्वांटिटी अगर रखिए तो आप ट्रेल कर सकते हो उसको, या तो फ्रेश एंट्री ले सकते हो, फिर उसके ऊपर
ऊपर के जो टारगेट्स है फिर 42,730 एंड 42,830 से 850 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके भी ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो यू कैन सी द टारगेट्स अप टिल 42,980 43,000 तक के। ठीक है, ये इससे ज़्यादा टारगेट्स मैं कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। अगर फिर भी बैंक निफ्टी निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खोल के नीचे आती है वेट करना है, इमीडिएटली पुट के ट्रेड में नहीं बैठना है। 180 तक आपने पुट के बारे में सोचना ही नहीं है। 42 180 के ऊपर आपके पास कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अगर इसके नीचे आती है अगर बैंक निफ्टी तो जो रिस्की ट्रेडर्स है पुट की पोजीशन बना सकते हैं एंड उनके टारगेट्स फिर 42,000 एंड देन 41,880 तक के टारगेट्स उनके हो सकते हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स है अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो 180 के नीचे आप कर सकते हो, क्योंकि रीज़न ये है कि थोड़ा सा पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी नीचे आके एक डिप दिखाए और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आई विल रिकमेंड कि पुट में ट्रैप नहीं होना है। फिर भी आपको अगर पुट लेना है तो प्राइस एक्शन देख के आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 42,180 का है, फिर 42,000 का है, देन 41,880 का है और 730 तो है ही। अल्टीमेट सपोर्ट इज़ 41,630। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप 400 के ऊपर अगर ओपन हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में प्राइस एक्शन देखनी है। एक डिप का वेट करना है, जहाँ पे सपोर्ट लगी वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल की पोजीशन ले सकते हो। और अगर फिर से गैप अप ओपन होने के बाद 650 630 के पास ओपन होने के बाद अगर फिर से इसी रेंज में आती है तो उस कंडीशन में आई प्रेफर टू अवॉइड, क्योंकि वोलेटाइल रहेगी मार्केट, कोई डायरेक्शन हम पकड़ नहीं पाएंगे, कहीं से भी बाउंस बैक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं पर्सनली अगर बहुत ज़्यादा गैप अप 150-200 पॉइंट गैप अप खुल के अगर फिर से इसी रेंज में आती है तो आई विल प्रेफर टू अवॉइड द ट्रेडिंग। ओके, अगर गैप अप खुलने के बाद एक डिप लेती है 400 450 के आसपास अगर डिप लेती है और फिर वहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो डेफिनेटली कॉल में ही बैठेंगे हम विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और 180 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो प्राइस एक्शन देखनी है, इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है, एक स्विंग बनने दीजिए। और अगर कुछ फॉर्मेशन आपको दिखा रही है कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, इस टाइप से कुछ फॉर्मेशन आपको मिल रही है वहाँ पे, तो रिजेक्शन पे फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर टारगेट आपके 41,730 एंड 41,630 तक के रहेंगे। अब 41,630 जो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है आपसे, तो मैं फर्स्ट आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ठीक है, मैंने परसों आपको बोला था कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अल्दो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, फिर भी मैंने ये ट्रेंड लाइन नहीं हटाई थी। मैंने आपको बोला भी था कि वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, वीकली कैंडल क्लोज होने के बाद हम सोचेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ट्रेंड लाइन अभी भी मार्केट इसके रिस्पेक्ट कर रही है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ऑलमोस्ट ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। बट ये कैंडल जो है दिस इज डोजी, तो अभी तक मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? जब तक ये ऊपर के रेंजेस मार्केट ब्रेक करके नहीं जाएगी ना, तब तक मार्केट में स्ट्रांगनेस नहीं आएगी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये 1000-1200 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी जो है ये रेंज बाउंड है और ये थोड़ा सा इसको ऊपर अगर स्ट्रांग रहना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जो है ना, ये इसको अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर ऑल टाइम हाई और उसको भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से ट्रेड करना शुरू किया बैंक निफ्टी ने, तो फिर आपका कंसंट्रेशन जो है वो 41,600 पे होना चाहिए। अगर 41,630 600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर 40,800 तक के टारगेट्स आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 40,800 या 41,000 तक तो बैंक निफ्टी आ सकती है अगर 41,600 को क्रॉस कर दिया तो। इसके क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 1 2 3 4 हफ्ते यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया ना, तो एक पैनिक सेलिंग की रैली आपको नीचे देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से अगर इसके ऊपर जाना शुरू कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो फिर आपको ऑल टाइम हाई तक ये बैंक निफ्टी लेके चली जाएगी। तो दिस इज़ अबाउट वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी तक रखी हुई है।
एक मिनट, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, सॉरी जूम इन करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए नीचे का जो लेवल है मैंने इसलिए आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाया था, क्योंकि दिस लेवल इज़ ए इम्पॉर्टेंट लेवल। तो इस तरीके से हमने काम करना है मंडे के दिन। जहाँ तक मैं न्यूज़ अपडेट्स वगैरह देख रहा हूँ, जनरली ग्लोबल क्यूज़ मिक्स है, एंड अगर बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छी तरह से आना शुरू हो गया तो हो सकता है कि हमें एक ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन जो हमने चार्ट पे सेटअप बनाया है, डिस्कस किया है, उसके हिसाब से काम करना है। बाकी जो लाइव मार्केट में अगर कुछ चार्ट के अपडेट्स होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that we all can learn together. Thank you very much friends and all the very best.